नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। आज जो हम बात करने वाले हैं आपके शिक्षक भर्ती से संबंधित जो सीडीपी का पार्ट है वो प्रश्न को देखेंगे। और ये सीडीपी का लगभग हम टॉप के 100 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। टॉप के 100 एमसीक्यू क्वेश्चन। देखो ये जो है 100 एमसीक्यू क्वेश्चन कम समय में ज़्यादा प्रश्न है, यानी कि मैं इसमें ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगा कोई भी क्वेश्चन को, या अतिरिक्त बातें इसके बारे में नहीं बताऊंगा। सीधे सीधे जो प्रश्न है उसका आंसर आपको बताऊंगा। बहुत ही अच्छा रहेगा, आप जरूर इस वीडियो को देखें। ठीक है, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। पहला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। यह कथन है। तो किसने कहा है इसे? क्रो एंड क्रो ने। दूसरा, निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति की वृद्धि या विकास को प्रभावित करता है? तो व्यक्ति की वृद्धि या विकास प्रभावित कौन सा करता है? इसमें भोजन भी करता है, व्यायाम भी करता है, ग्रंथियों की क्रियाशीलता भी करता है। इसका मतलब डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। तीसरा, स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिक भिन्नताएं होती हैं। यह विचार किस सिद्धांत में है? यानी कि आप ऐसा कह सकते हो, ये जो है सिद्धांत स्किनर का है और आंसर क्या रहेगा? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। क्योंकि स्किनर का जो सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता, जैसे कि 10 लोग हैं, 10 लोगों की अलग अलग सीखने पढ़ने की जो समझ की क्षमता है सब अलग अलग होती है। चौथा प्रश्न है, तूफानों और संवेगों की अवस्था कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। तूफानों एवं संवेगों की जो अवस्था है उसे किशोरावस्था कहा गया है। 12 से 18 वर्ष इसका एज है। निम्न में से कौन से विकास का सिद्धांत है बताइए। आप इस वीडियो को आराम से देखना, धीरे धीरे करके पॉज करके देखना, और लास्ट में हमें यह बताना है कि आपका 100 में से कितना सही गया है। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन से विकास का सिद्धांत है? आंसर रहेगा सभी की विकास दर समान नहीं होती। ये जो है देखो कौन से विकास का सिद्धांत है, तो बी रहेगा। क्योंकि एक क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चे का जो विकास होगा वहां अलग अलग ढंग से होगा, तो यही इसका आंसर रहेगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि तो शिक्षण अधिगम यानी कि जब सीख रहे हैं तो उस सीखने की प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ये भी कई बार प्रश्न आए हैं। आंसर रहेगा 280 दिन। 280 दिन लगता है। नवजात शिशु का भार होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। नवजात शिशु का जो भार रहता है वह सामान्य भार की बात किया है। आंसर रहेगा 8 पाउंड रहेगा। अगर हम इसे किलोग्राम में देखें तो फिर लगभग 3.629 किलोग्राम रहता है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? बताइए। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए, तो धैर्य और दृढ़ता। जब प्राथमिक स्तर के स्कूल को पढ़ा रहे हैं तो छोटे छोटे बच्चे लोग रहते हैं, तो अब उसके सामने आपको अपने धैर्यता का परिचय देते हुए दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से जो परिभाषित है वहां विद्यालय और कक्षा में। ठीक है, विद्यालय एवं कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है, और ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है। 11वां प्रश्न है, विकास का अर्थ है। बताइए, विकास का जो अर्थ है वह क्या रहता है? विकास का अर्थ रहेगा अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर। याद रखना है, विकास और वृद्धि दो चीज है। विकास जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलता रहता है। शैशव अवस्था में बालक का भार बालिका से होता है,
तो शैशव अवस्था में जो बचपन के छोटे यानी कि शुरुआती अवस्था है शैशव अवस्था, इसमें एक बालक का जो भार है बालिका की भार से अधिक होता है। बालकों में सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास प्रारंभ होता है? तो बालकों में सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास प्रारंभ होता है? आंसर रहेगा इसका प्रत्यक्षात्मक चिंतन, यानी कि जो प्रत्यक्ष रूप से देखता है उसी पर वहां चिंतन करता है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है क्योंकि, तो देखो इसमें जो है ना शारीरिक परिवर्तन होता है। आपको याद रखना है किशोरावस्था काल, इसे यौवन काल भी कहा गया है। लड़कियों में प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाता है ना, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिंग के प्रति आकर्षण भी होता है। इसी में हम उम्र की भावना बढ़ता है, अपनी स्वीकृति चाहता है समाज में अपने विचारों का। तो ये सभी क्या है, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो बाल मनोविज्ञान में गर्भकालीन अवस्था से परिपक्वता तक का अध्ययन किया जाता है, और ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि यहाँ पर गलत हो रहा है तो बेझिझक हमें कमेंट करके बताएं, ताकि उसे नेक्स्ट वीडियो में सुधारा जा सके। 16 नंबर का प्रश्न है कि बाल विकास का क्या अर्थ है? बताइए, बाल विकास का क्या अर्थ है? बाल विकास का अर्थ एक ही होता है, बालक का विकास, और वो भी कैसा? सर्वांगीण विकास। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। निम्न में से किसने शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने माना है। निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? जस्ट अभी बताया था, किशोरावस्था। ठीक है। राम खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? छोटा सा बच्चा है राम नाम के, अब वो करते क्या है, अपने खिलौनों को तोड़ता है, फोड़ता है, इधर उधर करता है, उसके जो कल पुर्जे उसे निकाल देते हैं। तो आप क्या करेंगे? इसका मतलब है कि उसकी जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसे उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। ठीक है। तो वो जो बच्चे में जिज्ञासु प्रवृत्ति है ना, उसे आगे बढ़ाने का आप काम करोगे। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो प्राथमिक विद्यालयों के जो बालक है उसमें निम्न में से जो बेहतर मानते हैं वह क्या रहेगा? स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, ये सही रहेगा। यौवन की आयु कहते हैं, बताइए, यौवन की जो आयु कहते हैं उसे पूर्ण किशोरावस्था को कहते हैं। किसके विचार से शैशवावस्था में बालक में प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? बताइए, यहां पर किसका विचार पूछा गया है जिसमें शैशव अवस्था में बालक में प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? ये रहेगा फ्रायड के हिसाब से, फ्रायड का ऐसा विचार है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो निचली कक्षाओं में जो शिक्षण की खेल पद्धति है यह मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर यह आधारित है, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो किसने किया था सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन? बंदुरा और वाल्टर्स। बंदुरा और वाल्टर्स इसका आंसर सही रहेगा। कोई बालक जैसा जैसा बड़ा होता है उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियां विकसित होती हैं। तो बताइए, कोई भी बालक है जैसे जैसे वहाँ बड़ा होता है उसमें रुचि संबंधी जो प्रवृत्ति है विकसित होती है। तो ये निश्चित रूप से, क्योंकि ऐसा होता है भाई, छोटा सा 10 साल का बालक है उसका रुचि किसी और की तरफ है, 20 साल का हुए फिर किसी और की तरफ है। तो कहीं ना कहीं उसके जो समय स्थिति परिस्थिति है बदलते रहते हैं, उस हिसाब से उसका रुचि भी बदलता है। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है? बताइए, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ क्या होता है? ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में पदोन्नत करना है। ठीक है, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ना, उसको जो सामान्य स्तर के ग्रेड है उसे छोड़कर विशेष रूप से जो उच्च स्तर के ग्रेड रहते हैं उस पर पदोन्नत करना रहता है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं,
प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं ना, तो वो अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। यानी कि वो जो सोचता है वह स्वयं की तरह सोचता है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता, और जो सोचता है उसे करके दिखाता है। तो सी ऑप्शन सही है। जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो बताइए, पहली बार जब एक बच्चा स्कूल आता है और यह निर्योग्य बच्चा है, तो ऐसे में बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। ठीक है, उसके पेरेंट्स को बताना चाहिए कि आपके बच्चे के लिए ये स्कूल उतना सुटेबल नहीं है, इसलिए आप इसे कुछ विशेष रूप से इसके लिए है वहीं पर ही आपको भेजना चाहिए। एलेक्सिया क्या है? बताइए। एलेक्सिया जो होता है वहां सीखने की अक्षमता से है। ठीक है, सीखने की अक्षमता यानी कि एलेक्सिया। 30 नंबर का प्रश्न है कि खाली स्थान प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। खाली स्थान प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है तो क्या रहेगा? दूसरों के साथ झगड़ना। जो लोग बच्चे जो है दूसरों के साथ झगड़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रतिभाशाली है, नहीं होता। क्योंकि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनका विचार जो सृजनात्मक रहता है, अब व्यक्ति में नवीनता लाता है, जिज्ञासा प्रवृत्ति के होते हैं, ना कि दूसरों के साथ झगड़ा। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने कल ही बताया था आपको। सा को अगर वास पढ़ रहा है, ठीक है, तो ये है डिसलेक्सिया के अंतर्गत, और इसमें पठन विकार देखने को मिलता है। आप देखते हो कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप बताओ, आप देखते हो कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, तो ऐसे में आप क्या करोगे? वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। होते ना भाई, आप टीचर बन गए, टीचर बनने के बाद आपके क्लास में कोई बच्चा है जो बहुत ही टैलेंट है, तो आपको उसके टैलेंट के हिसाब से उसको रुचि देना चाहिए और उसको भविष्य में आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरित करते रहना चाहिए आपको। सी ऑप्शन सही रहेगा। समस्या किस अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। बताइए आंसर क्या रहेगा? यह सृजनशील बालकों की है। ठीक है, सृजनशील जो बालक रहते हैं ना, वो समस्या को देखते हैं, समझते हैं, और उन पर जो है जो भी कमियां हैं, दोष है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, उनके प्रति सजगता विशेषता बनाए रखता है। तो फिर सी ऑप्शन सही रहेगा। 34 नंबर का प्रश्न है कि विशेष शिक्षा संबंधित है। विशेष शिक्षा संबंधित है, ऑप्शन रहेगा कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है, तो प्रतिभाशाली बालक का पहचान किस तरीके से किया जा सकता है? वही उसका बुद्धि परीक्षण करके कर सकते हो, उसके अभिरुचि के परीक्षण करके कर सकते हो, उनके उपलब्धि का परीक्षण करके कर सकते हो। तो ये सभी आंसर इसका सही रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पर ना कम समय में ज्यादा प्रश्न चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो रफ्तार है। निम्न में से क्या मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता है? तो निम्न में से क्या मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता है? सबसे पहली बात देखो, संवेगात्मक रूप से अस्थिर रहते हैं। ठीक है, रुचियां इनकी सीमित रहती है, ज्यादा सोचते नहीं है, निरंतर अव्यवस्था का होना, ये सभी आंसर चाहिए रहेगा जो कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता है। ब्रेल लिपि का प्रयोग किस प्रकार के दिव्यांग बालकों की शिक्षा व्यवस्था के लिए किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रेल लिपि जो अंधे बालक है, जिनको दिखाई नहीं देता, एक तो पूरी तरह दिखाई नहीं देता या थोड़ा थोड़ा जो दिखता है, उन सभी के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। अगला है, निम्न में से क्या सृजनात्मकता हेतु आवश्यक है? तो निम्न में से क्या सृजनात्मकता हेतु आवश्यक है? कल्पना। जब तक आप कल्पना नहीं करोगे तब तक किसी भी चीज का सृजन नहीं होगा। जैसे कि वैज्ञानिक लोग करते क्या है, पहले सोचते हैं, उन पर कल्पना करते हैं, विचार रखते, तब जाके उनका निर्माण होता है। 40 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से क्या एक मंदबुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है? तो मंदबुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है, तो देखो विशेषता क्या क्या है? सीखने की मंद गति होती है, अमूर्त चिंतन का अभाव देखने को मिलता है, शारीरिक दोष होता है। ये क्या है? मंदबुद्धि बालकों की विशेषता है। तो विशेषता नहीं है, मौलिकता। भाई मंदबुद्धि के बालकों में जो विशेषता नहीं है वो मौलिकता के अंतर्गत आएगा। निम्न में से समस्यात्मक बालक कौन है? बताइए, समस्यात्मक जो बालक है वहां क्या रहेगा? चोरी करने वाले बालक है कि मंदबुद्धि बालक है, प्रखर बुद्धि बालक है, ये सभी। दोस्तों समस्यात्मक बालक वो होते हैं जो
जिनकी वजह से समस्या पैदा होता है, और ये चोरी करने वाले बालकों के लिए कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा और भी है, लेकिन चोरी करने वाला ऑप्शन यहाँ पर है तो ए ऑप्शन सही रहेगा। उसके बाद है अनुसूचित जनजाति के बच्चों की प्रमुख समस्या है। तो अनुसूचित जनजाति एसटी, इसके जो बच्चे हैं उनकी प्रमुख समस्या क्या है? विद्यालयों में इसकी जाति के बच्चा की संख्या कम होना, ये तो सही बात है। उनकी जाति में शिक्षा का प्रचार प्रसार कम होना, अधिकतर परिवारों का गरीब होना। तो उपरोक्त ये सभी आंसर रहेगा जो कि एससी या एसटी वर्ग के बच्चों में देखने को मिलता है। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? बताओ, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है? सबसे पहली बात देखो, नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, ये जो है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए है। आत्मविश्वास, सहनशीलता, ये भी है। बहुत विनीत या स्वयं में सीमित, ये जो है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का उदाहरण नहीं है। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। बालकों को शिक्षा ग्रहण करते समय होनी चाहिए। तो बालकों को शिक्षा ग्रहण करते समय होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार, उसे पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार होनी चाहिए। ठीक है। अगला, एक शिक्षक को महत्व देना चाहिए। बताओ, एक शिक्षक को महत्व देना चाहिए, क्या महत्व देना चाहिए? बताओ, क्या महत्व देना चाहिए? सभी को समान रूप से, यानी कि उनके क्लास में अगर कोई ओबीसी का बच्चा है, एसटी एससी है, या अनरक्षित का बच्चा है, या कोई भी कैटेगरी का हो, उनके लिए सब समान है। इस प्रकार से महत्व देनी चाहिए। 46वां प्रश्न है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। जो निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, ये क्या रहेगा? समावेशी शिक्षा द्वारा। ठीक है। अगला, कक्षा से पलायन करने वाले बालकों के प्रति आपका व्यवहार होगा। तो कक्षा से पलायन करने वाले जो बच्चे हैं उनके प्रति आपका जो व्यवहार होगा वह निंदनात्मक रहेगा। यानी कि पहले आपको देखना है कि वो बालक जो है कक्षा से अनुपस्थित क्यों हो जाता है, कक्षा से भाग क्यों रहा है, कक्षा से पलायन क्यों कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके समस्या को जानना है, फिर उसे निदान करना है। जो बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम है वह निम्न में से किस प्रकार का नहीं हो सकता? तो शारीरिक रूप से अक्षम है वह लंगड़ा भी हो सकता है, पोलियो से ग्रस्त भी हो सकता है, दृष्टिबाधित भी हो सकता है, लेकिन जड़ बुद्धि इनकी श्रेणी में नहीं आता। ठीक है। जड़ बुद्धि की पहचान ये नहीं कि वो विकलांग है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या प्रतिभाशाली बालक का गुण नहीं है? तो प्रतिभाशाली बालक का जो गुण नहीं है वहां सुस्त मानसिक प्रक्रिया। प्रतिभाशाली बालक होते ना, सुस्त नहीं रहते वो लोग ना, एकदम से विशाल शब्दों को उसके भंडार रहते हैं। सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता, दैनिक कार्यों में विभिन्नता, हमेशा तरोताजा रहते हैं। तो आंसर बी सही रहेगा, जो कि इनके गुण नहीं है। अगला है, गांधी जी ने बेसिक शिक्षा में सार्थक सृजनात्मक क्रिया को बहुत महत्व दिया है। निम्न में से किसको सार्थक सृजनात्मक क्रिया कहा जा सकता है? आंसर रहेगा, देखो, कढ़ाई, रंग साजी, मिट्टी के खिलौने बनाना, उपरोक्त सभी आंसर सही रहेगा। यानी कि आपको क्लास में जो शिक्षा देगा वहां तक तो ठीक है, इसके अलावा भी आपको, जैसे कि वर्तमान में होते हैं ना, रोजगार उन्मूलक जो डिग्री है, जो कार्य पढ़ाई है, ऐसे भी पढ़ाई होना चाहिए जो आपको रोजगार दे। तो ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएगा। चलिए दोस्तों, यहां पर एक चीज कहना चाहता हूं, आप एक चीज को समझना। जैसे कि अभी बता रहा हूं 100 प्रश्नों का, है ना, तो इसके बाद जो हम लोग जो है अभी छत्तीसगढ़ में आने वाला है एक पेपर कि महिला पर्यवेक्षक का, जो 50 पदों के लिए है। हालांकि व्यापम में अभी तक इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। मैं उसमें ये बताऊंगा कि कहाँ से आपको जानकारी मिलेगा। इंटरनेट में है वो सब चीज, क्योंकि सरकार ने इस बात की घोषणा कर दी है। तो कब तक खुलेगा, कैसे खुलेगा और उनका सिलेबस क्या रहेगा, वो सब मैं आपको कल के मतलब नेक्स्ट जो भी वीडियो रहेगा उसमें आपको बताऊंगा। ठीक है। तो फिर देखो, मैं अभी भी कह रहा हूं कि आप ना अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और याद रखना, जो शिक्षक भर्ती है और महिला पर्यवेक्षक का सिलेबस लगभग सेम है। हमारे छत्तीसगढ़ का यही नियम है, क्योंकि इसमें भी सीडीपी देखने को मिलेगा, उसमें भी कुछ अंकों के लिए सीडीपी देखने को मिलेगा। ठीक है। बाकी छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है, इंडियन का जो सामान्य ज्ञान है, रीजनिंग का है, गणित का है, हिंदी का है, तो ऐसे प्रश्न वो आएगा।
तो हम लोग दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे कि टीचर भर्ती का एसएसटी हो गया और एक है महिला प्रवेशक का एसएसटी या सामाजिक अध्ययन है या सामान्य ज्ञान है, वो दोनों लगभग सेम रहेगा। ठीक है, तो फिर आप चैनल के साथ जरूर जुड़े रहना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना। ठीक है, चलिए चलते हैं अब आगे प्रश्न की तरफ। शिक्षा के संबंध में गांधी जी के कुछ विचार नीचे दिए गए हैं, उनमें से कौन सा गलत है आपको ये बताना है। जैसे कि शिक्षा के प्रयोग, कार्य और खोज को स्थान मिलना चाहिए, ये जो है गांधी जी का विचार है। शिक्षा स्वावलंबी होनी चाहिए, ये भी गांधी जी का विचार है। साक्षरता शिक्षा है, ये जो है गांधी जी का विचार नहीं है। याद रखना है, जो गांधी जी का विचार है वहां सी ऑप्शन नहीं रहेगा। जैसे कि डी को भी पढ़ लेते हैं, शिक्षा बालकों की समस्त शक्तियों तथा उनमें निहित गुणों का विकास करने वाली होनी चाहिए, ये भी सही है। लेकिन फिलहाल जो ऑप्शन है उस हिसाब से तीसरा सही रहेगा, सी ऑप्शन, जो कि गांधी जी का विचार नहीं है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो छात्र को, बताइए, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो छात्र को सुसंस्कृत बनाए, व्यवसायिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाए, नैतिक सद्गुणों से संपन्न बनाए। यानी कि ऐसा ना हो कि पढ़ लिख कर सिर्फ हमको नौकरी ही मांगना है, पढ़ लिख कर हम कुछ ऐसा बने कि हम औरों को भी नौकरी दे सके। ठीक है, तो ये रहेगा उपयुक्त डी आंसर सभी। आपकी कक्षा में एक बुद्धिमान छात्र है जो आपके समक्ष सदैव अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे कि उसे उसकी रुचि के कुछ कार्य दे देंगे। ठीक है, जो होशियार है, जो अपने ज्ञान सदैव जो सदैव अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है, उसको उसी के अनुरूप कुछ कार्य दे देना चाहिए। करके सीखने का सिद्धांत उपयोगी है क्योंकि, तो करके सीखने का जो सिद्धांत है वहां ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहता है। अगर आप प्रैक्टिकल करके सीखते हो तो उसका जो नॉलेज है वहां लंबे समय तक रहता है। चिन्ह या संकेत अधिगम सिद्धांत संबंधित है, बताइए, चिन्ह या संकेत अधिगम सिद्धांत संबंधित है, तो यह संज्ञानात्मक पूर्णकार जो अधिगम सिद्धांत है उससे संबंधित है। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, थर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तो कौन से नियम पर है? अभ्यास का नियम है ना, अभ्यास का नियम, जो कि बार बार उसी क्रिया को करना है। क्रियात्मक अनुबंध का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है? तो क्रियात्मक अनुबंध का जो सिद्धांत है किसकी देन माना जाता है? आंसर रहेगा यहां तीसरा, इनकी सी, स्किनर की। सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में प्रयोग किया जाना कहलाता है। बताइए, सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है, उसे कहते हैं अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण इसका आंसर सही रहेगा। शिक्षक को विषय ज्ञान निम्न में से किस विधि से अधिक होता है? बताना है, शिक्षक को विषय का ज्ञान निम्न में से किस विधि से अधिक होता है? तो अपने विषय से संबंधित साहित्य पढ़ने में। ठीक, मान लो जो है आप टीचर बन गए, हिंदी का प्रोफेसर बन गए, हिंदी का या टीचर बन गए, तो आपको अपने सब्जेक्ट के अंतर्गत उनके साहित्य को पढ़ने से होता है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के क्या गुण हैं? तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के सबसे पहली बात जो है उपयुक्त उदाहरण द्वारा विषय वस्तु प्रस्तुत करना। यानी कि आप जिस विषय को पढ़ा रहे हो तो उसी विषय से संबंधित कुछ उदाहरण भी होना चाहिए जिससे बच्चों को आसानी से समझ आ सके। छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को कैसे विकसित किया जा सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को चर्चा परिचर्चा द्वारा, है ना, जैसे कि एक शब्द बोलते हैं सेमिनार, ठीक है, तो इसमें चर्चा परिचर्चा के माध्यम से किसी भी टॉपिक पर बात खोल दो और उसमें जो है चर्चा परिचर्चा होगा, फिर जाके उसमें मौखिक जो विकास है, मौखिक ढंग से बोलने का विकास किया जा सकता है। पाठ्य पुस्तकों को बदलना चाहिए क्योंकि, बताइए, पाठ्य पुस्तकों को बदलना चाहिए क्योंकि ज्ञान का नवीनीकरण होता है। यानी कि देखो, पाठ्यक्रम जो है लेकिन एक निश्चित समय के बाद उसमें बदलाव होना चाहिए। एक तो उसमें क्या है, अपडेट हो जाता है समय के हिसाब से,
और ज्ञान का भी लेवल बढ़ने लगता है। ऑप्शन सी रहेगा। अगला है वर्तमान युग में शिक्षा द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान है। तो वर्तमान युग में शिक्षा द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान है, तो कौन सी ज्ञान है? ज्ञान एकदम सैद्धांतिक है। ठीक है, ज्ञान एकदम सैद्धांतिक है। भारतीय प्रकृतिवाद दार्शनिक का नाम है। तो भारतीय प्रकृतिवाद दार्शनिक का नाम है, तो क्या नाम है? यह रहेगा रविंद्रनाथ ठाकुर का। अध्यापक शिक्षा का विकास प्रारंभ हुआ। अध्यापक शिक्षा, दोस्तों इसका आंसर क्या रहेगा? ब्रिटिश काल से। ब्रिटिश काल से पहले गुरुकुल का चल रहा था। ब्रिटिश काल जब लगा उसके बाद से क्या हो गया, ये अध्यापक जो टीचर वाली व्यवस्था है, स्कूल व्यवस्था है, ये सभी प्रारंभ हो गया। नहीं तो पहले गुरुकुल था। स्वामी विवेकानंद शिक्षा की किस पद्धति के समर्थक थे? तो स्वामी विवेकानंद शिक्षा की जो गुरुकुल पद्धति है उससे वहां समर्थक थे, उसके समर्थक थे। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षण विधि थी। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में ये सम्मेलन है, देशाटन है और प्रश्नोत्तर है। ये डी ऑप्शन सही रहेगा, जो कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली के शिक्षण विधि थी। प्रयोग प्रदर्शन के पूर्व रिहर्सल किया जाना आवश्यक है, क्योंकि बताइए, प्रयोग प्रदर्शन के पूर्व रिहर्सल किया जाना आवश्यक है क्योंकि इसमें शिक्षक के आत्मविश्वास जागृत होता है। शिक्षक प्रयोग में आने वाली अप्रत्यक्ष घटनाओं से परिचित हो जाता है। शिक्षक प्रयोग को भली भांति प्रदर्शित कर पाता है। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। भाई अगर आप किसी भी चीज का प्रदर्शन कर रहे हो उसके पहले अगर रिहर्सल करते हो तो ये तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा ना, यानी कि आप जो करने वाले हो उसमें और भी सटीकता से आपका काम बनेगा। यथार्थवादी शिक्षा का केंद्र क्या है? तो यथार्थवादी शिक्षा का केंद्र है वहां बालक का वर्तमान। निम्न में से कौन सी सामाजिक परिवर्तन की इकाई है? तो सामाजिक परिवर्तन की इकाई देखो, एक तो होता है परिवार, विद्यालय भी रहते हैं, धार्मिक स्थल भी है और उपरोक्त सभी है। तो डी ऑप्शन आपको सही लगाना है। ठीक है। मानव संसाधन विकास से क्या तात्पर्य है? मानव संसाधन विकास ये जो होता है ना, मानवीय स्रोत है या साधन विकास है। तो मानवीय स्रोत, साधन विकास, ये सभी क्या है? मानव संसाधन विकास से तात्पर्य रखते हैं। याद रखना है यहाँ पर बहुत से ऐसे प्रश्न जो कि PYQ क्वेश्चन के रूप में हैं, पहले भी यहाँ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। शिक्षा का यथार्थवादी लक्ष्य क्या है? शिक्षा का यथार्थवादी लक्ष्य है कि आनंदमय और संकल्पित जीवन। ठीक है, यही है शिक्षा का यथार्थवादी लक्ष्य। प्रकृतिवाद शिक्षा में निम्न में से किस पर जोर है? प्रकृतिवाद शिक्षा में निम्न में से किस पर जोर है? दर्शन, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र या अर्थशास्त्र? क्या हो सकता है? बी ऑप्शन, मनोविज्ञान से यहां संबंधित है। 74 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षण को आप मानते हैं, शिक्षण को आप मानते क्या मानते हैं बताइए? एक अंतः प्रक्रिया का मात्र मानते हैं कि सीखने में सहायता प्रक्रिया है, या एक परिपक्व एवं दूसरे अपरिपक्व व्यक्ति के मध्य संबंध है, या उपयुक्त सभी? आंसर रहेगा डी नंबर। ठीक है, शिक्षण जो है यही है। अगला है बालक में सृजनात्मक अभिव्यक्ति में क्या प्रभावी नहीं होता? बताओ, बालक में सृजनात्मकता अभिव्यक्ति में क्या प्रभावित नहीं होता? आंसर क्या रहेगा? राजनीतिक भाषण। ठीक है, बालक में जो सृजन होता है अभिव्यक्ति का, विचार का, उसमें नाटकीय लेख, रचनात्मक लेख है, काल्पनिक लेख सभी होता है, लेकिन राजनीतिक भाषण नहीं रहता। अगला है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है। तो ये जो कथन है वो क्या रहेगा? आंसर आ जाएगा इसका क्रो व क्रो का, क्रो एंड क्रो का रहेगा। पासी का सृजनात्मकता परीक्षण इंदौर में किस वर्ष में निर्मित किया गया? काफी इंपॉर्टेंट है ये। पासी का सृजनात्मकता परीक्षण इंदौर में किस वर्ष निर्मित किया गया? ये रहेगा 1972 में किया गया था। अपंगता का कारक नहीं है,
देखो, अपंगता का कारक बीमारी भी हो सकता है, जन्मजात अनियमितता भी हो सकता है, दुर्घटना भी हो सकता है, लेकिन मनोरंजन इसका आंसर नहीं रहेगा, जो कि सी में है। वंचित बालक का प्रकार नहीं है, तो वंचित बालक का प्रकार नहीं है। क्या प्रकार नहीं है? वंचित बालक का प्रकार नहीं। इसका मतलब 3 जो ऑप्शन है वहां वंचित बालक का प्रकार है, जैसे कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, ये सभी वंचित बालक का प्रकार है। लेकिन प्रकार नहीं है वो रहेगा राजनीतिक रूप से वंचित। ठीक है, राजनीतिक रूप से वंचित का प्रकार यहाँ नहीं है। अगला है विकलांगिक एवं अक्षम बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान है। विकलांगिक एवं अक्षम बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान है, तो क्या रहेगा? विशेष कक्षा, विशेषज्ञ अध्यापक, या विशेष पाठ्यक्रम, या उपरोक्त सभी। क्या हो सकता है इसका आंसर? डी नंबर रहेगा, उपरोक्त सभी। श्रवण क्षति युक्त यानी कि जो बहरापन बालकों को शिक्षा दी जाती है, तो जो बहरापन है उस बालकों को शिक्षा चिन्हों के माध्यम से और संकेत भाषा के माध्यम से, तो दोनों प्रकार से दी जाती है। अपचारी बालक का प्रकार है अपचारी बालक, तो अपचारी बालक का जो प्रकार होता है, संपत्ति नष्ट करने वाले बालक को कहा गया है, दूसरे पर आक्रमण करने वाले बालक को कहा गया है, समाज के नियमों का उल्लंघन करने वाले बालकों को कहा गया है। इसका मतलब डी ऑप्शन सही रहेगा। बर्ट ने समस्यात्मक बालकों को कितने भागों में बांटा है? तो दोस्तों, समस्यात्मक बालक का लक्षण बहुत सारा है, जिसमें से बर्ट ने 2 अलग अलग भागों में बांटा इसे। कौन कौन से है? एक तो है झगड़ालू और उत्तेजित व्यवहार बालक है, और दूसरा है दमित या हतोत्साहित बालक है। तो ये जो 2 प्रकार है वहां बर्ट के हैं। समस्यात्मक बालक वे हैं जिनका व्यवहार और व्यक्तित्व गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह किसका कथन है? बताओ। समस्यात्मक बालक वे हैं जिनका व्यवहार और व्यक्तित्व गंभीर रूप से असामान्य होता है। इसका आंसर रहेगा वैलेंटाइन ने कहा है। बालक का समाज विरोधी कार्य मूल रूप से किससे प्रभावित होता है? बालक का समाज विरोधी कार्य मूल रूप से किससे प्रभावित होता है? आंसर रहेगा यहाँ राजनीतिक रूप से। ठीक है, राजनीतिक रूप से प्रभावित होता है। पिछड़े बालक कितने प्रकार के होते हैं? बताइए। पिछड़े बालक जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? एक तो वंशानुक्रम के हिसाब से होता है और एक है वातावरण के हिसाब से। ये 2 ही लक्षण होते हैं पिछड़ने के। तो डी सी ऑप्शन इसका सही रहेगा, दोनों सही रहेगा। पिछड़ेपन का प्रकार है, मतलब पिछड़ेपन का जो प्रकार है कई प्रकार के हो सकते हैं, बताया था। शारीरिक रूप से कोई पिछड़ा रहता है, कोई मानसिक रूप से पिछड़ा रहता है, कोई संवेगात्मक रूप से भी पिछड़ा रहता है। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला है प्रतिभाशाली बालकों की उचित शिक्षा के अभाव में कौन सा कारक नहीं है? दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको पुनः कहना चाहता हूँ, यहाँ पर ना मैं आपको कुल मिलाकर 100 MCQ करा रहा हूँ, यानी कि कम समय में। ठीक है, और ये कम समय में बहुत बेहतर ढंग से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है यही प्रश्न आ जाए या कुछ इसी के संदर्भ में आसपास बने रहे, इसलिए आप ना लगातार इस वीडियो को देखना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना, और जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको भी आप देखना। इसका आंसर रहेगा वहां डी नंबर रहेगा, सांस्कृतिक। 89 प्रश्न है, नवोदय विद्यालयों का उद्देश्य नहीं है। बताइए, नवोदय विद्यालयों का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है? सृजनात्मकता बालकों की शिक्षा का प्रावधान करना, ये जो है नवोदय विद्यालय का उद्देश्य नहीं है। तो इनका उद्देश्य क्या है? प्रतिभाशाली बालकों को निःशुल्क शिक्षा देना, राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करना, प्रतिभाशाली बालकों की क्षमता का पूर्ण विकास करना, ये सभी नवोदय विद्यालय के बच्चों का उद्देश्य होता है। प्रतिभाशाली बालकों का विद्यालय है, तो प्रतिभाशाली बालकों का विद्यालय ज्ञान प्रबोधिनी, ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, अगला, ब्रूनर के अनुसार सृजनात्मकता का पक्ष है, तो ब्रूनर के अनुसार सृजनात्मकता का पक्ष है वो रहेगा नवीनता, आश्चर्य, मौलिकता। इसका मतलब है उपरोक्त सभी आंसर सही रहेगा। विशिष्ट बालकों को शिक्षा देने हेतु अपनाए जाने वाली प्रणाली है, तो विशिष्ट बालकों को शिक्षा देने हेतु अपनाए जाने वाली जो प्रणाली है वहां क्या रहेगा? आंसर रहेगा इसका
प्रभाव एवं उपयुक्त शिक्षा, संबंधित पाठ्यक्रम, विशिष्ट विद्यालय एवं कक्षाएं, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, उपयुक्त सभी। यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र अनुपस्थित हो तो आप क्या करेंगे? भाई ये सिंपल से प्रश्न है। भाई एक दो दिन का एब्सेंट हो तो ठीक है, लेकिन बार बार एब्सेंट होते हैं ना, तो इसके लिए छात्र के अभिभावक से इसका कारण पूछेंगे और उस कारण का निदान करने का प्रयास करेंगे। कक्षा में पढ़ाई के समय दो छात्र आपस में बातें करते हैं, आपके ख्याल से उनके इस कार्य से क्या रहेगा? सबसे पहली बात तो उन दोनों को हानि होती है, पढ़ाई नहीं हो पाता उसकी वजह से। सारी कक्षा को हानि होती है। अध्यापक का ध्यान बढ़ता है, तो उपयुक्त तो सभी रहेगा, जो कि दो बच्चों के गलत व्यवहार से पूरे कक्षा को कह सकते हैं सजा मिलता है, उनको ज्ञान नहीं मिल पाता। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से समस्यात्मक बालक कौन है? तो समस्यात्मक बालक वही है जो चोरी करने वाला बालक होता है। पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, ये समस्यात्मक बालक के अंतर्गत नहीं आता। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। बाल अपराध उपचार की मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, तो बाल अपराध जो है उपचार की मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, तो क्या रहेगा? प्रशिक्षण। तो बाकी मनोविश्लेषण है, मनो अभिनय है, खेल द्वारा चिकित्सा, ये सभी बाल अपराध को उपचार किया जा सकता है, लेकिन प्रशिक्षण से नहीं, और ऑप्शन इसी को पहचानना है। 97 नंबर का प्रश्न है कि मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे आमतौर से अधिक, बताओ, ये अनुशासनहीन होते हैं। ठीक है, मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक कहते हैं ना, ये अनुशासनहीन होते हैं। विशिष्ट बालक का संबंध है, तो विशिष्ट बालक का संबंध क्या है? आंसर रहेगा बुद्धि स्तर का, बुद्धि स्तर के यहां संबंध रहते हैं। अगला है टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषता है। तो टर्मन क्या है? एक मनोवैज्ञानिक है। इनके हिसाब से विशिष्ट बालक की विशेषता क्या है? बौद्धिक विकास। सिंपल सी बात है, बौद्धिक विकास। जिनका बौद्धिक विकास है, इसका मतलब है कि वहां विशिष्ट बालक की श्रेणी में आता है। अब यहाँ पर अंतिम का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, और आपको ये भी बताना है कि आपका 100 में से कितना सही गया है। ठीक है। प्रश्न क्या है? मंद बुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है सीखने की मंद गति, अमूर्त चिंतन का अभाव, शारीरिक दोष या मौलिकता। इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है वो हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।